हम लोगों ने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पढ़े थे। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है? हम लोगों ने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे हम एक्शन को प्रिवेंट कर सकें अपने इन्वायरमेंट में, अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स में, ठीक है, इवन कि अपने हाउस होल्ड में भी। ओके, अब जो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। एंटी का क्या मतलब है? किल करना। और माइक्रोबियल का क्या मतलब है? हाँ, रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि हम लोगों ने ऐसे एजेंट्स को यूज़ करना है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके अगेंस्ट जो भी एंटी एजेंट यूज होता है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है? एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब किल करना और बायोटिक्स का हमारे पास क्या मतलब है? रिलेटेड टू बैक्टीरिया। मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होते हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को किल कैसे करेंगे? ये इनहिबिट करते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को। और क्या कर सकते हैं? सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और इनहिबिट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को। जब ये चीज़ें जो कि एक बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मतलब कि पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास पेंसिलिन्स आ जाती हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाती हैं, और क्या आ जाती है हमारे पास? वेंकोमाइसिन भी है एक हमारे पास, वो भी आ जाती है, ठीक है। 2 to 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद कर लेनी है। वैसे इन ड्रग्स का फंक्शन डिफरेंट होता है, कोई सेल वॉल को इनहिबिट करती है, कोई प्रोटीन को इनहिबिट करती है, कोई न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जनरल याद रखना है कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास कौन से माइक्रोबियल एजेंट आ जाते हैं? एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल एजेंट्स। एंटी वायरल एजेंट्स कौन से होते हैं? एंटी, एंटी का क्या मतलब है? किल करना। और वायरल का क्या मतलब लगता है? रिलेटेड टू वायरस, ठीक है। जो कि वायरसेस को किल करने के लिए एजेंट्स हमारे पास यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटी वायरल एजेंट्स। अब एंटी वायरल एजेंट्स कैसे वर्क कर सकते हैं? वायरस की एंट्री को रोक देते हैं, ब्लॉक एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल इनटू होस्ट सेल। और जो भी बैक्टीरिया वायरसेस की रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जब उसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस ब्लॉक होंगी तो वायरस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली वायरस तभी इन्फेक्शन कॉज करेगा जब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा, ये उसकी एंट्री को भी रोक सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरल एजेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन है? HIV के जो अगेंस्ट वैक्सीन यूज होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के अगेंस्ट। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज है जो कि वायरसेस के लिए, वायरसेस की वजह से होती है, ठीक है। ये इनके अगेंस्ट वर्क करता है, इन वायरसेस को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। एंटीवायरल एजेंट्स के बाद हमारे पास कौन से एजेंट्स आ जाते हैं? एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल कौन से एजेंट्स होते हैं? जो कि फंजाई को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। अब फंजाई को ये इस तरह से किल करते हैं कि फंजाई की रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसा कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एर्गोस्टिरोल। एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं वो डिसरप्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल को, इस कंपोनेंट को। जब एर्गोस्टिरोल डिस्टर्ब होगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी, जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली फंजाई पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एंटी फंगल एजेंट्स के बाद हमारे पास कौन से आ जाते हैं? एंटी पैरासिटिक एजेंट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स
प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स होते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रहते हैं होस्ट सेल में, वहाँ से ये अपना फीड भी करते रहते हैं और इन रिटर्न ये होस्ट सेल को डिजीज भी दे जाते हैं। एक पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, वहाँ से वो अपनी खुराक भी ले रहा है, लेकिन इन रिटर्न वो क्या करता है, आपको ही नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स में एंटी पैरासाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजो आ जाते हैं और हेलमिन्थ्स आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे एंटी पैरासिटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं जो कि इन दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, एंटी पैरासिटिक एजेंट्स के बाद नेक्स्ट मुनीब कौन सा एजेंट है? एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं मुनीब? डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि लिविंग सरफेस से डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिविंग सरफेस। और एंटीसेप्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स सिमिलर हैं, जो लिविंग सरफेस से डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लिविंग सरफेस में हमारे पास स्किन आ जाती है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, सिर्फ लिविंग सरफेस, नॉन लिविंग सरफेस इंक्लूड नहीं होगी इसमें। ये दोनों हमारे पास मेथड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए फ्रॉम लिविंग सरफेस। ठीक है, अब डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स को हम अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अपने हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करते हैं, अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे हम इनको जनरली यूज़ कर देते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ताकि हम एक सेफ लेवल पे आ जाएं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है? हमारा डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी फॉरेन एजेंट्स से। ठीक है, अब हमारे पास हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से कोई भी चीज़ आती है उस पर फौरी तौर पे रिएक्ट कर सके, अटैक करे और हम सेफ हो जाए। ठीक है, ये काम है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के बाद और क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी गट में। गट किसको कहते हैं? जीआई ट्रैक की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं, उस सारे को हम कहते हैं गट। ठीक है, उस सारे को हम कहते हैं गट। हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में। कुछ हमारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं हमारे गट को क्लीन वगैरह करने में। ठीक है, तो इसमें वो वाले हमारे पास एजेंट्स आ जाएंगे जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि हमारी गट में प्रेजेंट है, हमारे पास बेनिफिशियल है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी गट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये थे हमारे पास सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करने के साथ साथ उनके कुछ हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास पहला चैलेंज कौन सा आ जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रुकावट होना। अब रुकावट किस तरह से होती है? अगर इन केस हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का कोई मिस यूज़ या ओवर यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने 3 दिन की डोज लिख के दी थी, आपने 7 दिन डोज ली है, या इन केस आपको कोई भी नॉर्मल भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई सर दर्द होता है, ज़रा सा बुखार होता है, आप लोग फ़ौरन से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हो, वो उसका मिस यूज़ या ओवर यूज़ है। ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं ना,
तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो हम मेडिसिन लेंगे उससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही जिंदा रहेंगे, वैसे ही हमें हार्म करते रहेंगे, वो किल होंगे ही नहीं। इसको कहते हैं रेजिस्टेंट। ठीक है, रेजिस्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता जितनी मर्जी हम मेडिसिन ले लें। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं और कुछ हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और नैरो स्पेक्ट्रम जो स्मॉल नंबर ऑफ अटैक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये अटैक करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ या स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोई भी माइक्रोबियल एजेंट प्रिस्क्राइब करने से पहले हम उसके स्पेक्ट्रम एक्टिविटी को चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह का एजेंट है और किस तरह की डिजीज़ के लिए हमें चाहिए। अगर तो कोई ऐसी डिजीज़ होगी जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसके लिए हम मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करते होते हैं। अगर कोई नॉर्मल जनरल जो कॉमन सिम्टम्स चलती रहती है उनके लिए हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या चैलेंज आ जाते हैं, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कौन कौन से मोड्स होते हैं लेने के, ओरल, आईवी, आईएम, टॉपिकल और इंट्रानेजल। ये हमारे पास सारे वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एंटीबायोटिक्स को ले सकते हैं। ड्रग्स हम लेते होते हैं, ओरली लेते होते हैं, थ्रू माउथ के थ्रू लेते होते हैं। आईवी मीन्स थ्रू वेन्स के इंजेक्शंस के थ्रू लेते होते हैं, इंजेक्शन हम वेन्स में इंसर्ट करते हैं। आईएम हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं मसल्स में। टॉपिकल का क्या मतलब है, स्किन, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स होते हैं जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और इंट्रानेजल थ्रू नोज, नोज के थ्रू ड्रॉप्स या स्प्रेस के फॉर्म में जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल या ड्रग्स आती होती हैं उनको हम इन मोड्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सारी समझ आ गई? कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ लूँ क्वेश्चन? आईवी रूट कौन सा होता है मनीर, आईवी रूट कौन सा होता है? आईवी रूट जिसके थ्रू हम मेडिसिन लेते हैं कौन सा रूट होता है, उसके थ्रू कैसे लेते हैं? इंट्रावेनस रूट जिसको कहते हैं। सामने से देख के बताओ। आईवी रूट हमारे पास ऐसा रूट होता है जिनमें हम वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास आता है, इंजेक्शन फॉर्म में वो इंजेक्शन हम वेन्स में इंसर्ट करते हैं। लेकिन आईएम इंट्रामस्कुलर वो होता है जो हम इंजेक्शन मसल्स में देते हैं। ठीक है, कोई और बात पूछनी हो इस पूरे लेक्चर में? कैसी बात जो समझ ना आई हो? आ गया समझ सारी? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की सारी समझ आई, कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर बस इतना ही था। थैंक यू।